So hello students, welcome back to our channel class नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। सो इस चैनल पे हम क्या करते हैं, आपका 9th एंड 10th का सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं एंड कहाँ तक हम जाएंगे, बिल्कुल टॉप तक हम जाएंगे। तो बेस टू बॉटम, तो बेस टू टॉप हम करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ओके, तो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वेलकम बैक, एंड सारे न्यू स्टूडेंट्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड क्लिक ऑन द बेल बटन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आज हम स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, देखो, आई एम सचिना, आई हैव डन माई मास्टर्स इन फिजिक्स, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एंड इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। यानी कि पार्ट 1 में हमने क्या किया था, पार्ट 1 में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी लास्ट क्लास में। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा वो हम बनाएंगे और उसके बाद उसका न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एंड फिर हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल कंडीशन के बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे अपना पेन कॉपी उठाएंगे एंड साथ में नोट्स बनाते जाएंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे देखो हेडिंग पढ़ेंगे अच्छे से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि ये जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का, ये कैसा लॉ होगा, यूनिवर्सल लॉ होगा। यानी कि हर कंडीशन में ये लॉ हमारा फॉलो करेगा। कोई भी कंडीशन, कोई भी केस ऐसा नहीं करेगा जहाँ नहीं बनेगा जहाँ पे हमारा ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल कर जाए। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल मान सकते हो या फिर यूनिवर्सल लॉ है जो कि हर जगह पे फॉलो करेगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M, ठीक है। ये हम मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे। अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसका मास हम शो कर लेते हैं स्मॉल m से, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया है, सेंटर। अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में ही हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी फोर्स है, वो हमारी कैसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तो यहाँ नहीं कि हमारी जो फोर्स लगेगी वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी, सेंटर से सेंटर तक, है ना। कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से सेंटर तक। तो हम क्या मान लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के सेंटर से सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है उसे हम शो कर लेते हैं r से। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या है, पहली चीज हमारी ये आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to the product of the masses of the objects, is directly proportional to the product of the masses of the objects, of the masses of the 2 objects, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं दैट इज हमारी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का उनके मास का प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगी। पहली चीज हमने ये समझी। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना। हमने क्या किया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड चीज जो हमें याद रखनी है वो भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था, है ना, कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम सेकेंड चीज क्या कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है
ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब की बार हमें क्या लेना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज के प्रोपोर्शनल होगी, जो हमारा ये जो डिस्टेंस दिख रहा है r, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। यहाँ पे तो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किस चीज के, टू द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द distance between the two objects, of the distance between the two objects, between the two objects। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है r, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज, ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखो स्टूडेंट्स, हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। इस 1 and 2 इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ऊपर क्या आना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे आर के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये देखो स्टूडेंट्स कि जब भी हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन है, अगर हम ये चाहते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएं, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमेशा उसकी जगह पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा एफ जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारा इक्वल आ जाएगा जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन सा आया, कांस्टेंट हमारा कौन सा आया है, जी, m मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और नीचे क्या आना चाहिए यहाँ पे r का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ये चीज हमारी आ गई। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पे हमने G लिखा है, कैपिटल G लिखा हमने, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो कैपिटल G है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे आपको इसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पे G हमारा क्या है, G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि इसकी वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो इस जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी याद रखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट क्या आनी चाहिए, यहाँ से हम इसके यूनिट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारे g की वैल्यू क्या बन सकती है, g विल बी इक्वल टू r, हमारा यहाँ पे डिवाइड में साइड आएगा तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स F, यहाँ पे r का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे मास इनटू मास। तो यहाँ पे देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, न्यूटन। वेट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हाँ, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन। यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसका डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर का स्क्वायर, और नीचे मास है, मास इनटू मास, तो ये क्या बन जाएगा, केजी स्क्वायर, है ना। तो ये हमारी यूनिट बन गई ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और यूनिट क्या बन जाएगी, अब इसकी बात, इसकी क्या यूनिट बननी चाहिए, इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर इसी को हम लिख लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
kg इनवर्स स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी g की वैल्यू, और ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, कभी भी इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करेगी। एंड इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आई स्टूडेंट्स। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ करने वाले हैं, अब नेक्स्ट हम करेंगे इसी से ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ द अर्थ इज, कितना गिवन है, अर्थ का मास गिवन है हमारे पास 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। तो पहले हमें अर्थ का मास गिवन है, मून का मास हमें गिवन है, और दूसरा क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, calculate the force exerted by the earth on the moon। हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है। देखो स्टूडेंट्स, लेट मी कंफर्म द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मून पे कितना एक्सर्ट कर रहा होगा वो हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या चीजें हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मास ऑफ अर्थ गिवन है, ME से इसे शो कर लेते हैं। मास ऑफ अर्थ कितना है हमारा यहाँ पे 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, मास ऑफ मून हमें गिवन है, वो हमें कितना गिवन है 7.4 × 10⁻22 kg। ये चीज हमें गिवन है। अगला चीज हमें क्या गिवन है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो आर की वैल्यू भी हमें गिवन है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स, है ना। अब यहाँ पे देखो वैल्यू हमें गिवन है किलोमीटर्स में, तो हम क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में। यस, तो हमें क्या करना है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3.84 × 10⁵, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए × 10⁻3। तो ये कितना आ गया हमारा 3.84 × 10⁸ मीटर्स, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, जी की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है, कितनी है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर, है ना। और हमें निकालना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ये हमें निकालना है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = G × मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, और नीचे क्या आएगा, दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें वैल्यूज को पुट करना है, आंसर फाइंड आउट करेंगे। जी की वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻11, है ना। अगला हमारा मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून, है ना। तो मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है 6 × 10⁻24, एंड मास कितना है मून का 7.4 × 10⁻22। तो दोनों वैल्यूज लिख लेंगे हम, कितना आएगा 6 × 10⁻24, ये हो गया मास ऑफ अर्थ। दूसरा आएगा 7.4 × 10⁻22, दिस इज मास ऑफ व्हाट, मून। और नीचे हमारा क्या आना चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस देखो हमारा कितना गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है यहाँ पे 3.84 × 10⁵, यानी कि 3.84 × 10⁸ मीटर्स, है ना। तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे हम
3.84 इंटू 10⁸ इसका क्या आना चाहिए, हमारा स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना। एफ विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 6, पहले हम सारे नंबर्स लिख लेंगे, इंटू 7.4, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁸ इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻16। अब देखो यहाँ पे 10⁻16, यहाँ पे नीचे क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, है ना। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, इंटू 10⁻⁻16, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20.2 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ठीक है। आपका आंसर कितने आने वाला है, आपका आंसर आएगा, यस, आपका आंसर कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.02। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितने आएगा, इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.02 इंटू 10⁻20, और अगर ये फोर्स हम निकाल रहे हैं तो फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में। तो ये हमारा फोर्स निकल गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। ये चीज हमारी हो गई। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, फ्री फॉल का कंडीशन देखना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या चीजें हम समझ सकते हैं। अगर हमें ये लॉ समझ में आ गया तो क्या क्या चीजें हम समझ पा रहे हैं, है? तो फर्स्ट आता है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम पढ़ रहे हैं, यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर रही है, ये हम सबको अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, चाहे मैं हूँ, आप हो, आपके पेरेंट्स है, आपकी बुक्स, कॉपीज, जितनी भी आसपास आपकी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी आप अर्थ के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हम सबको बाइंड करके रखती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट, और स्टूडेंट से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम सब अर्थ के ऊपर बाइंडेड है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। कि मून जो है, हमें पता है सबको कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। जैसे ये हमने अर्थ मान लिया, इसके चारों तरफ क्या करेगा, मून जो है इस तरीके से रोटेट करता है। तो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्यों रोटेट करता है, बिकॉज मून और अर्थ के बीच में अभी हमने देखा क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ जो है वो लगातार मून को अट्रैक्ट करती रहती है, जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव करता है, अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। तो जिस तरीके से मून अर्थ के अराउंड मूव करता है, उसी तरीके से सारे प्लैनेट्स जो हैं, जितने भी प्लैनेट्स है, वो सारे प्लैनेट्स किसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, अराउंड द सन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सन और प्लैनेट्स के बीच में भी क्या लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या आता है, द टाइड्स टू द मून एंड द सन। जैसे समुद्र में क्या बनती है, टाइड्स बनती है। तो वो टाइड्स क्यों बनती है, बिकॉज मून और सन के बीच में क्या लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उन्हीं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या बन रहे होते हैं, टाइड्स बन रही होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बीच, उसी की वजह से क्या बनता है, ये जो टाइड्स फॉर्मेशन है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बन रहा होता है, ठीक है। अब ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सारी चीजें हमने समझी, इंपॉर्टेंस सारे हमने पढ़े। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या आता है, फ्री फॉल की कंडीशन। फ्री फॉल होता क्या है, हम कब कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो वो फ्री फॉल की कंडीशन में है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको एक केस कंसिडर करना है, एक एग्जाम्पल सोचेंगे। मान लो
एक ऐसा ऑब्जेक्ट मानते हैं, जैसे ये पेन हो गया, इसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, तो ये पेन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर हम इसे ऐसे, यहाँ पे मैंने इसे पेन को पकड़ा हुआ है, मैं इसे छोड़ दूं पेन को ऐसे, तो पेन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब पेन नीचे की तरफ जा रहा है तो पेन के ऊपर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहीं से हमारा क्या आता है, फ्री फॉल का कंडीशन आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर के इन्फ्लुएंस में वो मूव करता है, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, फ्री फॉल की कंडीशन में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, फ्री फॉल कंडीशन तभी मानी जाएगी जब ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव करता है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही मूव कर रहा हो। बाकी की जितनी भी फोर्सेस हो सकती हैं जो ऑब्जेक्ट पे लग सकती हैं, उन सबको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब कौन कौन सी फोर्सेस, जैसे ऑब्जेक्ट ये पेन है, यहाँ पे ये नीचे जा रहा होगा, तो इस पे और कौन सी फोर्स लगनी चाहिए, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, है ना, दूसरी एयर रेजिस्टेंस लग सकता है इसकी वजह से, है ना, जैसे फ्रिक्शन आपने पढ़ा ना, एयर भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, तो जब पेन नीचे जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, उस फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऑलमोस्ट कम लगेगा, बहुत नेग्लिजिबल लगेगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फ्री फॉल का कंडीशन, इसको हम इसी से डिफाइन करेंगे। डिफाइन क्या करेंगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स under the influence of only gravitational force, then such condition is called free fall condition। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, if any object moves under the influence of only gravitational force, of only किसके, gravitational force, then we can say that the object is in the condition of free fall। ठीक है, then we can say that the object is under the influence of, is under the condition of free fall। is under the condition of किस चीज के, of free fall, है ना। तो यहाँ पे हमने फ्री फॉल की कंडीशन जो है वो समझी। इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है, इन दिस वी नेग्लेक्ट, क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं, वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर जो रेजिस्टेंस लगा सकती है वो हम क्या कर देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फ्री फॉल का कंडीशन। अब ये सोचना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पेन का, ये पेन क्या है, नीचे की तरफ जाएगा, अर्थ की तरफ। अगर मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया तो पेन कहाँ जाना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए। अब पेन जो है वो मूव कर रहा है, एक टाइप का मोशन हो गया यहाँ पे भी, है ना। लेकिन ये ध्यान में रखना है, पेन ये जो मोशन कर रहा है, जब ये नीचे जा रहा है, तो ये जो मोशन हो रहा है ये कैसा मोशन है, ये मोशन आता है आपका एक्सेलरेटेड मोशन। ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पेन नीचे की तरफ जा रहा है तो पेन की जो स्पीड की जो वेलोसिटी है, की जो स्पीड है, वो लगातार बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे जो मोशन कर रही है, नीचे की तरफ जो मोशन हो रहा है, वो कैसा मोशन हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। अब ये चीज है, देखो स्टूडेंट्स, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक एक्सेलरेशन होना चाहिए। और ये एक और सरप्राइज है कि जो मोशन होता है नीचे, एक्सेलरेटेड मोशन नीचे की तरफ होता है, ये कैसा मोशन हो रहा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि जब पेन नीचे जा रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो वही वैल्यू हमें देखनी है। तो यहाँ पे आ रहा है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से, यानी कि जब पेन नीचे जा रहा है तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितनी लग रही है, तो वो हमारे फिक्स होते हैं, उसको हम शो करते हैं जी से। और जी जो है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 9.8
इंटू 10 टू द पावर 9.8, इसकी वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, कितनी है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स एक और चीज़ है ये आपका, कि ये जो जी है इसकी जो वैल्यू है 9.8, ये वैल्यू होगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अर्थ की ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू 9.8 तभी रहेगी, इसकी वैल्यू 9.8 तभी रहेगी जब वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हम चेक कर रहे हैं। यानी कि अगर हम सरफेस, अर्थ के सरफेस के नीचे कहीं पे चले जाए, सेंटर की तरफ नीचे जाए या फिर किसी हाइट पे ऊपर जाए, तो ये सेम वैल्यू हम जी की यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वैल्यू जो वो लगातार चेंज कर जाएगी। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे जैसे अर्थ के नीचे हम जाएंगे, सेंटर की तरफ मूव कर रहे होंगे नीचे की तरफ, तो भी जी की वैल्यू जो वो तब भी डिक्रीज करेगी, है ना। तो ये जो जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये वैल्यू है क्या, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि इससे ज्यादा जी की वैल्यू नहीं होती है। अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम जी की वैल्यू ले लेते हैं अपनी तरफ से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने बात कर ली जी की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ओके, आज हमने पढ़ा है, इतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पूरा अच्छे से समझ में आ गया, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो हमें समझ में आ गया, इम्पॉर्टेंस क्या है उसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की इम्पॉर्टेंस क्या है वो हमने समझ ली, फ्री फॉल क्या होता है वो हमें अच्छे से समझ में आया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वैल्यू भी हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आई कैसे कैसे कैलकुलेट की गई वो हम पढ़ेंगे, एंड फिर इससे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का काम क्या है स्टूडेंट्स, आपका जो भी हमने पढ़ा है वो सारा आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू टेक केयर स्टूडेंट्स।